दिमाग में वो पेशेंट है, तो उसके बाद जब वो उठे तो उसकी जो बॉडी के सब पार्ट्स वो स्टिफ ना हो जाए, उसको दिक्कत ना हो, ताकि इसलिए उस समय फिजियोथेरेपिस्ट उसके मूवमेंट्स पे हेल्प करते हैं। ठीक है, ये एक्सरसाइज की थेरेपी जो चलती है। ठीक है, ये तो आपने एक एग्जाम्पल दे दिया ना। थेरेपी एग्जैक्ट होता क्या है? आईसीयू में खाली एक्सरसाइज थेरेपी होती है अभी नहीं? मैं लगा दो खाली आईसीयू होती है एक्सरसाइज थेरेपी? तो जनरल आप बताओ ना, आईसीयू का नाम बताओ। आईसीयू तो एक एग्जाम्पल दिया मैंने कि ऐसा पेशेंट होगा तो आप वहाँ पर कराओगे। एक्सरसाइज थेरेपी होता क्या है ये? हाँ, समझ में आया? क्या पता है? हिंदी में बता दो, एक जनरल लैंग्वेज में। ध्यान से सुनो, बता दियो। बताओ। सर ऐसी स्पीड रिकवरी हमें पेशेंट को एक्सरसाइज के तौर पे कराई जाती है, जिसमें लाइक अगर वो कोई एक्सीडेंट से कोई इंजरीज हुई है या फिर कोई स्टिफनेस आ गई बॉडी में, तो और इनफेक्शन हो गई उस पर्टिकुलर मूवमेंट, उसको एक्सरसाइज कराकर थोड़ी उसकी मोबिलिटी बढ़ाई जा सकती है। समझ में आया कुछ? थोड़ा बहुत हाँ? कुछ थोड़ा बहुत। क्या समझ में आया? जैसे कोई भी पेशेंट जैसे कॉन्शियस है, उसको एक्सरसाइज कराने से मतलब उसकी जो मसल्स वगैरह हो वर्किंग कंडीशन में रहेगी। देखो, कोई भी प्रॉब्लम है किसी को, ठीक है, चाहे वो फिजिकल हो, ठीक है, मस्कुलर हो, जॉइंट में प्रॉब्लम हो, है ना, कोई भी पेशेंट इस तरह का आपके पास आता है, तो एक्सरसाइज थेरेपी में हम क्या पढ़ते हैं, हम उसको कैसे एक्सरसाइज के थ्रू, मान लो कोई पेशेंट चल के आ रहा है और वो चलते में उसकी लिफ्टिंग है, लिफ्टिंग समझ रहे हो ना, जिसको ये थोड़ा भचक के चलते हैं, तो आपको देखना है कि भचक के क्यों चल रहा है, या तो उसको मस्कुलर प्रॉब्लम है ना, या कहीं जॉइंट में दिक्कत है, या कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो उसके लिए आप क्या एक्सरसाइज कराओगे कि जिससे वो उस चीज़ से बाहर आ जाए, समझ रहे हो? या जैसे फ्रोजन शोल्डर है, जैसे कंधा जाम है, तो आप कौन सी एक्सरसाइज कराओगे जिससे उसका कंधा खुल जाए? तो एक्सरसाइज थेरेपी में हम यही पढ़ते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम लेकर पेशेंट आपके पास आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत है जॉइंट से, मसल से रिलेटेड, तो आप एक्सरसाइज करा के, कौन सी एक्सरसाइज होती है, क्या टेक्निक्स होती हैं, जिससे आप उसको ठीक कर सकते हो विदाउट मेडिकेशन, ठीक है? तो ये आपका बेसिक है एक्सरसाइज थेरेपी का। बाकी तो बहुत लंबा था, और आप लोग से समझ लीजिएगा। पीपीटी अगर आपके पास हो, है कि नहीं? अच्छा, दी नहीं है, ठीक है, मैं दे दूँगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज थेरेपी। इसमें भी उसमें भी दोनों में बायोमैकेनिक्स में भी है और एक्सरसाइज में भी, दोनों आपस में कोरिलेटेड। ग्रेविटी, बेस ऑफ सपोर्ट, इक्विलिब्रियम आप उसमें पढ़ोगे, इसमें पढ़ोगे, इसमें दोनों का बेस है। एक्सरसाइज थेरेपी जो आपकी बायोमैकेनिक्स की बेस्ड है, अगर बायोमैकेनिक्स आपको नहीं पता तो आप इसको नहीं लिखोगे, समझिए क्या? न्यूमेरिकल्स क्यों? नहीं, न्यूमेरिकल्स नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटी। ग्रेविटी का क्या रोल है एक्सरसाइज थेरेपी में? ग्रेविटी का क्या रोल है? ग्रेविटी इज फोर्स बाय व्हिच ऑल द बॉडीज आर अटैच्ड टू अर्थ। जैसे हम कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए हाथ में उठा रहे हैं, इसमें हमारा ग्रेविटी का क्या रोल है? किस रोल? हम हाथ में उठा रहे हैं, ग्रेविटी का रोल है कि नहीं? क्या रोल है? हाँ, हम जब हाथ ऐसे उठा रहे हैं, अगेंस्ट ग्रेविटी उठा रहे हैं, ग्रेविटी समझते हो ना? क्या होता है? कोई भी जो अट्रैक्शन हो, मतलब धरती मतलब पृथ्वी की तरफ, उसको बोलेंगे ग्रेविटी। क्या कहते हो? कोई भी मतलब जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, और अगर धरती की तरफ नीचे की तरफ फोर्स लगा दें तो उसको हम लोग ग्रेविटी। हाँ, तो अगर हम हाथ से उठा पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि हम अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने ग्रेडिंग बताई थी 0 to 5, तो अगर मैं हाथ में उठा रहा हूँ अगेंस्ट ग्रेविटी तो किस ग्रेड में आएगा? 5 में आएगा। 5 में आएगा। ग्रेड 5 क्या था? याद करिए, क्या बताया था? विद रेजिस्टेंस। यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा है, ग्रेविटी का ग्रेड 3 होगा। वेट नॉर्मल अगर कोई हाथ उठा रहा है अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेड 3 में आएगा, ठीक है।
ग्रेड 4 में कब आएगा जब तुमने हल्का सा रेजिस्टेंस दे दिया, और जब ज़्यादा रेजिस्टेंस दिया तो ग्रेड 5। तो ये हम हाथ उठा रहे क्या हुआ, ग्रेड 3 हुआ, ठीक है। तो अगेंस्ट ग्रेविटी में हाथ उठाया, इसको हम किस में रखेंगे, ग्रेड 3 में। ग्रेविटी का क्या, ग्रेविटी इज फोर्स बाय विच ऑल द बॉडीज आर अटैच्ड टू अर्थ। इसलिए में हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं सब अर्थ से अटैच है। इट इज द मोस्ट कंसिस्टेंट फोर्स एनकाउंटर्ड बाय ह्यूमन बॉडी एंड बिहेव्स इन ए प्रेडिक्टेबल मैनर, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टली वर्टिकल डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ग्रेविटी का क्या रोल है बॉडी में, बताओ, समझ आया कि नहीं? ग्रेविटी का कोई भी हमारी बॉडी का मूवमेंट कर रहा है तो क्या होता है, फिजिक्स इसमें पढ़ना इसमें जरूरी है, क्योंकि आपकी बायोमैकेनिक्स एक्सरसाइज थेरेपी पूरी इस पे बेस्ड है। आपको ग्रेविटी नहीं पता होगा, बेस ऑफ सपोर्ट नहीं पता होगा, इक्विलिब्रियम नहीं पता होगा, एंड्योरेंस नहीं पता होगा, स्ट्रेंथ नहीं पता होगी, पावर नहीं पता होगी, तो आप पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि सब में ही सब वर्ड आए जाएंगे। कोई भी आप चला रहे हो तो सारे बढ़ जाएंगे। अब ये बताओ, मैंने जैसे हाथ अगेंस्ट ग्रेविटी उठाया, ठीक है। अब मान लो हम ये हाथ नहीं उठा पा रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे, मान लीजिए हम हाथ ये नहीं उठा पा रहे हैं ऊपर अगेंस्ट ग्रेविटी, तो फिर आप क्या करोगे, किस कैटेगरी में डालोगे, कौन सी कैटेगरी? ग्रेडिंग बताया था, आप चारों प्रोवाइड करना। ग्रेड 0 क्या होता है, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, जो कि हम नए क्या होती है, नो मूवमेंट, जीरो मूवमेंट। ग्रेड 0 में कोई मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। कोई पेशेंट आता है पैरालाइज्ड है या एक्सीडेंट हुआ है, हेड इंजरी हुई, कुछ भी इस तरह केस हुआ है, बिल्कुल अनकॉन्शियस है, कोई मूवमेंट नहीं है, तो आपने कहा हाथ उठाओ, हाथ हिला भी नहीं पा रहा है, वो हुआ ग्रेड 0, ठीक है। इसके बाद आप लोग चले जाइएगा रूम नंबर 26 में क्लास करने कंबाइन में, ठीक है। ग्रेड 0 मतलब नो मूवमेंट, ग्रेड 1 मतलब फ्लिकरिंग मूवमेंट। आपने कहा मुझसे मेरा हाथ नहीं है, मैंने हल्का सा किया तो इतना मैं उठा पाया, ठीक है। ये क्या हुआ, ग्रेड 1 फ्लिकरिंग मूवमेंट, ठीक है। पेशेंट लेटा हुआ बिल्कुल बेड पे, आपने हाथ उठाओ, हल्का सा किया, जब पैर उठाओ तो पैर हल्का हिलाया, तो ये क्या हुआ, ग्रेड 1 फ्लिकरिंग मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड ग्रेड 2। ग्रेड 2 क्या होगा, अगेंस्ट ग्रेविटी होगा ग्रेड 3। ग्रेड 2 क्या होगा, पैरेलल टू ग्रेविटी, ठीक है। जैसे कि हाथ उठा रहे, मान लो नहीं उठा लिया, ग्रेड 3 में आके हम नहीं उठा पाए हाथ से, तो आपने हमको लेटा दिया, एक हम सुपाइन लेट सीधे हम हाथ नहीं उठा पा रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हुआ, ग्रेड 3 हम नहीं कर पा रहे, मतलब नॉर्मल मेरा मूवमेंट नहीं है। लेकिन जब आपने हमको करवट दिला दी, साइड लाइन में कर दिया, सपोज करिए हम ऐसे लेटे होते थे, हाथ पाया नहीं उठा पा रहे, आपने मुझे करवट दिला दिया, तो मेरा हाथ क्यों हो गया ना, अब हम उसको उठा देंगे, कैसे उठा देंगे, क्योंकि पैरेलल टू ग्रेविटी हो गया। समझ नहीं आता नहीं, एग्जाम्पल देखिए, जैसे कोई ऐसे लेटा हुआ है, उससे कहा हाथ उठाइए, हाथ मतलब नहीं उठा पा रहा है, क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क होता है, हाथ उठाना। अब उसको मैं करवट दिला दिया साइड, अब उससे कहा हाथ उठाओ, हाथ उठा, ये आगे का होता है, ये ग्रेविटी के पैरेलल चल रहा है, तो ये ग्रेड 2 क्या है। जब हम ग्रेविटी को एलिमिनेट कर देते हैं, ग्रेविटी वहां वर्क नहीं कर रही है, वो आएगा ग्रेड 2, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, ग्रेड 3। ग्रेड 3 में क्या करेंगे, अगेंस्ट ग्रेविटी, तो नॉर्मल हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं, जो भी नॉर्मल है, हाथ पैर चला रहा है, तो वो उसका नॉर्मल ग्रेड 3 में, ठीक है। उसके बाद आता है ग्रेड 4। ग्रेड 4 में क्या होता है, जब हमने हल्का सा रेजिस्टेंस दिया, पेशेंट लेटा हुआ है, उसने हाथ उठा लिया, लेकिन कह रहा है मुझे दिक्कत है, मैं पूरी तरह से काम नहीं कर पाता, तो आप उसका ग्रेड चेक करो कि हाथ उठा रहे हैं, क्यों दिक्कत आ रही है, आप हल्का सा आपने क्या ताकत है, अब आप बताइए, उठाया, आप उठा लिया उसने, तब भी मतलब ग्रेड 4 इसका नॉर्मल है। फिर आपने क्या, ग्रेड 5। ग्रेड 5 में फुल रेजिस्टेंस, आप लोग पूरी ताकत लगाओगे, फिर कहोगे उठाओ, तब अगर नहीं उठा पाया इसका मतलब वो ग्रेड 4 तक उसका नॉर्मल है, आप ग्रेड 5 अचीव करना। हाँ, 0 से 3 एक्टिव होगा, 4 5 पैसिव होगा। क्या चीज, पैसिव मूवमेंट, जो 4 5 है वो पैसिव मूवमेंट होगा, 0 से 3 एक्टिव होगा। एक्टिव भी होगा, तो एक्टिव होगा, उसको रेजिस्टेंस देना, बस अंतर ये आ रहा है, ठीक है। पैसिव मूवमेंट में तो ग्रेविटी का कोई रोल ही नहीं है आशी, पैसिव मूवमेंट आप किसी का करा रहे हो, उसमें ग्रेविटी का काम करेगी, तो रेजिस्टेंस लगा रहे हो, ठीक है, लेकिन उठा तो खुद रहा है ना, मूवमेंट तो एक्टिव हो रहा है, अपने आप उठा रहा है,
अगर पैसिवली आप करा रहे हो तो पैसिवली तो चाहे जैसा लिखा हो आप उठाई दोगे, तो आप करा रहे हो। पैसिव में तो आपका इन्वॉल्वमेंट है, थेरेपिस्ट का। एक्टिव मूवमेंट जहाँ होगा जहाँ खुद वो कर रहा है। आपने खाली रजिस्टर दिया, आप रजिस्टर ना तो या फिर मान दोगे। तो एग्जाम्पल एक हाथ बताया आपका मान लीजिए, अब मान लिया ½ kg का आपने वेट डाल दिया, पेशेंट ने उठा लिया, 2 kg का मान नहीं उठा पाया, तो ग्रेड 4 है तो ½ kg उठा लिया, और 2 kg नहीं उठा पाया तो ग्रेड 5। ठीक है, तो ये डिफरेंस समझ आ गया। एग्जाम्पल क्या, फ्रॉम द स्टैंडिंग पोजिशन द हील्स कैन बी रेज्ड फ्रॉम द ग्राउंड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द काफ मसल्स वर्किंग इन ऑपोजिशन टू द रेजिस्टेंस ऑफ ग्रेविटी। कहने का मतलब जैसे ये है, मैं ऐसे खड़ा हूं, मैंने उठा लिया, ठीक है, ये क्या हुआ, अगेंस्ट ग्रेविटी उठाया, एंकल ऊपर बढ़ा, डॉर्सिफ्लेक्शन में द हील्स विल रिमेन रेज्ड एज लॉन्ग एज द फोर्स ऑफ द स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल इज इक्वल टू दैट ग्रेविटी। मतलब जब तक ये तब तक उठाए जाएंगे, काफ मसल कॉन्ट्रैक्ट किए, जब तक ग्रेविटी के अगेंस्ट हमारी ताकत है हम इसको रोकेंगे। जब हम थक जाएंगे तो क्या होगा, ग्रेविटी नीचे खींच लेगी, ऑटोमेटिक प्रेशर वही लिखा है, द हील्स विल रिमेन रेज्ड एज लॉन्ग एज द फोर्स ऑफ द स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल इज इक्वल टू दैट ग्रेविटी। ग्रेविटी के इक्वल आपकी ताकत है, तब तक रोका हुआ है। जैसे ही आपकी द हील्स विल बी लोअर्ड टू द ग्राउंड बाय द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इफ द मसल रिलैक्स। जैसे ही आपकी मसल रिलैक्स हुई या आप थके, तुरंत क्या होगा, पैर आपके नीचे आ जाएगा। मतलब ग्रेविटी ने तुरंत काम कर दिया। आप ग्रेविटी अगेंस्ट मैंने उठाया था, हम कब तक उठा लेंगे, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, उसे क्या होगा, थकेंगे ना। काफ मसल जैसे थकी, रिलैक्स हुई, तुरंत ग्रेविटी ने काम किया, पैर नीचे चला गया। या भी आपको सीधा लगा, आप पैर उठा लीजिए, आप उठा लीजिए, 10 मिनट उठा लेंगे, 15 मिनट, तो क्या होगा, गिर जाएगा। तो ये क्या हुआ, ग्रेविटी के अगेंस्ट। ये समझ आ गया आपको? ये उसी का डायग्राम दिया बताया, हील उसने उठाया हुआ है, बाद में नीचे चला गया। ठीक है, अब आते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हमारी बॉडी में सेंटर ऑफ ग्रेविटी का क्या मतलब है? द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एन इमेजिनरी पॉइंट एट विच द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कंसंट्रेटेड। ठीक है, it is the point through which the earth's attraction effectively acts regardless of position of body. It may depend on the size, shape, structure, weight and portion of the particular object. मतलब ऑब्जेक्ट के शेप, साइज पे डिपेंड करता है। इस वजह से हमारी बॉडी में सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है कहाँ? सेकंड सेक्टम ऑफ वर्टिब्रा। सेकंड सेक्टम ऑफ वर्टिब्रा कहाँ होता है? सेकंड सेक्टम ऑफ वर्टिब्रा पे हमारी बॉडी का ये होता है ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये कहाँ पे होता है? सेकंड सेक्टम ऑफ वर्टिब्रा। सिंपल सा सोचो, सेकंड सेक्टम ऑफ वर्टिब्रा कहाँ होता है? थोरेसिक में होगा। सेकंड थोरेसिक में कौन है? सेक्टम कहाँ होता है? तो बोल सेकंड सेक्टम ऑफ वर्टिब्रा, तो सेक्टम कहाँ होता है? बस सेमेस्टर पास करके आ गया आपको सेकंड होता है कहाँ? तो फिर ये बताने की कितना टाइम लगता है? सर्वाइकल होता है ऊपर, उसके बाद थोरेसिक होता है, लंबर होता है, उसके बाद सैक्रम। सैक्रम में कितनी 5 होती है ना, तो फ्यूज हो जाती है। तो सेकंड सेक्टम ऑफ वर्टिब्रा जहाँ पे होगा वहाँ पे हमारी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, अच्छे से याद रखिए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारी बॉडी की कहाँ पे होती है? फ्यूज सेकंड है तो ना, पॉइंट तो है ना, फ्यूज हो गई, जुड़ गई आपस में, पर लेकिन वहाँ पे उसको है तो एग्जिस्ट तो कर रही है भाई। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये देख रहे हैं ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब जैसे कोई नॉर्मल पोस्टर में खड़ा हुआ है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेकंड सेक्टम वर्टिब्रा यहाँ पे। ठीक है, जब वो दौड़ने लगा, वॉकिंग करने लगा, तो कहाँ पे है? चेंज हो गया। ठीक है, उस पॉइंट से हट के यहाँ पे आ गया, और जब पोजीशन बदल दी बिल्कुल तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होती रहती है। जब हम एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े होंगे, ठीक है, तो हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेकंड सेक्टम वर्टिब्रा होगी। लेकिन जैसे हमने अपनी पोजीशन चेंज की, वो पोजीशन बदल जाएगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, The symmetrical objects will have the center of gravity at the center of the object. जो symmetrical object होते हैं, symmetrical object का मतलब हुआ जैसे कोई चीज़ है उसका B से डिवाइड हो, तो उसके दोनों पार्ट सेम है,
जैसे बॉक्स बना हुआ है इसको बी से काटो, उसके दो पार्ट होंगे, दोनों एक ही जैसे होंगे ना, ठीक है। लेकिन अभी ये हाथ है, इसको बी से काट दीजिए तो क्या होगा, ये अलग होगा, ये अलग होगा, तो ये सिमेट्रिकल हो गए। तो सिमेट्रिकल होता है, द सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट विल हैव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसके सेंटर ऑब्जेक्ट में होगी। इन एसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज लोकेटेड इन द हेवियर एंड वेयर द मास इज कंसंट्रेटेड, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो हेवियर पार्ट होगा, जहाँ पे ज्यादा वेट होगा, वहां सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको मिलेगी। इन अ रॉड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज लोकेटेड नियर द अपर एंड। रॉड होगा तो उसमें कहाँ पे मिलेगी, अपर एंड में मिलेगी। इफ इट इज वर्टिकली, अगर उसको वर्टिकली रखा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड द सेम विल नियर द ग्राउंड इफ इट इज हॉरिजॉन्टली, अगर हॉरिजॉन्टली रखेंगे तो कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब आते हैं ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ह्यूमन बॉडी लाइज अप्रोक्सीमेटली एंटीरियर टू द सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा ऑफ एन एडल्ट। मैंने बताया अभी, सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा ऑफ एन एडल्ट, ये यहाँ पे कुछ इस जगह पे आएगा। सैक्रम नहीं होता ना, इस जगह पे आपका आएगा। एनाटॉमिकल पोजीशन में पेशेंट खड़ा होगा। Because body proportional change with age, the center of gravity of child is higher than that है, मतलब बच्चों में और बड़ों में ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक। एडल्ट की बात करें, एडल्ट में अगर वो नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ा है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये होगी। जरूरी बच्चों में भी है, बच्चों में चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब आते हैं लाइन ऑफ ग्रेविटी। अभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बात करें, लाइन ऑफ ग्रेविटी। द इमेजिनरी वर्टिकल लाइन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ ग्रेविटी। इसका मतलब समझे क्या? सर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो एक इमेजिनरी लाइन पास होती है, ठीक है, तो कैसे पास होगी, वर्टिकली। वर्टिकली। वर्टिकली मतलब ये होता है, ऐसी नहीं होता वर्टिकली, ये होता है। तो हॉरिजॉन्टली क्या होता है, क्यों नहीं है, वर्टिकली ये होता है, ये होगा, ठीक है। कोई अगर एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ा है, एंगल पे देखो, सर्कल तो नहीं खड़ा है, तो वर्टिकली हम उसको बीच से काटेंगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो लाइन क्रॉस करेगी इसे हम बोलेंगे लाइन ऑफ ग्रेविटी, ठीक होता है ना, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इट विल चेंज विद द पोजिशनल चेंजेस, ये मतलब पोजीशन चेंज के साथ चेंज होता रहता है। व्हेन द ह्यूमन बॉडी इज इन फंडामेंटल स्टैंडिंग पोजीशन, द लाइन ऑफ ग्रेविटी पास थ्रू वर्टेक्स एंड ए पॉइंट बिटवीन द फीट। वर्टेक्स मतलब ऊपर का पार्ट, शिखर, ठीक है, ऊपर का पार्ट हुआ तो कहां से पास होगी, पास थ्रू वर्टेक्स एंड ए पॉइंट बिटवीन द फीट। ऊपर से पास हुई दोनों पैरों के बीच में, ठीक है, बिटवीन द फीट, दे विल बी ट्रांसफर्ड जॉइंट, ठीक है। देखो लाइन ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये था आपका, तो यहां से आप जब इसकी लाइन खींचोगे तो इस तरह से कुछ ऐसी लाइन बनेगी, इसे हम बोलेंगे लाइन ऑफ ग्रेविटी। तो क्लियर हो गया, ठीक है। वर्टेक्स सबसे ऊपर आ गया, फिर एक्सटर्नल ईयर आएगा आपका, लेटरल टू शोल्डर यहाँ से होते हुए, एंटीरियर टू हिप, नी एक्सिस, पोस्टेरो लेटरल एंगल, ठीक है। तो ये पोजीशन बनेगी लाइन ऑफ ग्रेविटी की। अब नेक्स्ट आता है बेस ऑफ सपोर्ट। द बेस ऑफ सपोर्ट मीन्स द एरिया सपोर्टेड बीनीथ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। Whenever the base of support is more, the stability will be more. तो base of support ज़्यादा होगा, जैसे आप इमेजिन करिए कोई स्टूल रखा हुआ है, ठीक है, कोई स्टूल या टेबल है, उसके अगर पैरों को छोटा ड्राप कर दीजिए, क्या होगा, उसको छुएंगे गिर जाएगी। उसी के पैर में जब दूर दूर कर देंगे, चौड़ा बना देंगे, तो क्या होगा, गिरेगी, क्योंकि बेस ऑफ सपोर्ट उसका बढ़ गया। तो यही बात है, इसका बेसिक यही है कि बेस ऑफ सपोर्ट जैसे हम मीट सटा कहते हैं, हम तो खड़े, मान लीजिए कोई पेशेंट है जिसको दिक्कत है कोऑर्डिनेशन की या उसको बैलेंसिंग की प्रॉब्लम है, उसका पैर सटा के टाइम खड़ा हो जाएगी, वो नहीं खड़ा हो पाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। आपने उसको ऐसे खड़ा कर दिया, खड़ा हो जाएगा। या आप सिटअप्स करा रहे हो, कोई पेशेंट है उसको कोऑर्डिनेशन दिक्कत है, पैरालिसिस का है या कुछ न्यूरो की दिक्कत है, पार्किंसन का पेशेंट है, आप उसको नीचे वाली चौकी पर बैठा दिया आपने, आप कहेंगे आप खड़े हो गए, खड़ा हो, पैर अगर ऐसे करके आप खड़ा कराओगे ईजिली खड़ा हो जाएगा, खड़ा होकर बैलेंस कर, सटा दिया उसने पैर, खड़ा हो तो गिर जाएगा, क्योंकि बेस ऑफ सपोर्ट कम है। तो बेस ऑफ सपोर्ट आपका अगर ज़्यादा है तो बैलेंसिंग अच्छी होती है। तो इसका क्या इंपॉर्टेंस समझ आता है, क्यों पढ़ता है,
जो भी आप कराओगे ट्रीटमेंट जो भी प्लान करोगे सब में ग्रेविटी बेस ऑफ सपोर्ट सब कुछ उसमें आपको करना है, वो आपके दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। ग्रेटर द बेस ऑफ सपोर्ट लोअर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, मतलब अगर बेस ऑफ सपोर्ट बढ़ता जाता है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट की वो कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल द फंडामेंटल पोजीशन ऑफ स्टैंडिंग द बेस ऑफ सपोर्ट इज लेसर देन द लाइंग, मतलब अगर कोई खड़ा हुआ है पोजीशन ऑफ स्टैंडिंग द बेस ऑफ सपोर्ट इज लेसर देन द लाइंग, सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन द स्टैंडिंग पोजीशन इट इज इन द हायर लेवल, whereas in the lying posture it will be just near to the ground, मतलब अगर कोई खड़ा हुआ है सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे आ रही है और उसको लेटा दिया गया तो कहाँ पे आ जाएगी, बिल्कुल ग्राउंड के पास आ जाएगी, क्योंकि इसका बेस ऑफ सपोर्ट बढ़ गया। किसी को लेटा दो तो बेस ऑफ सपोर्ट ज़्यादा अच्छा ना गिरेगा नहीं, खड़ा है तो बेस ऑफ सपोर्ट कम हो गया, ठीक है। तो वही बात यहाँ कही गई है। In case acute, the face on which it is rest in the base, जैसे ही बना हुआ है, देखो मैंने बताया चेयर का जैसे एग्जांपल दिया, पैर का, जब पैर दूर रखे हुए हैं तो बैलेंस अच्छा है। इसी को पास कर दोगे या चेयर के भी आप इसको पास कर दो पाए, क्या होगा, कोई बैठेगा चेयर से गिर जाएगा, है ना। तो उस हिसाब से डिजाइन किया जाता है कि बेस अच्छा बना है। तो बेस ऑफ सपोर्ट का मतलब यही हुआ कि बैलेंसिंग जो है किसी पेशेंट की अगर करा रहे हैं उसको सिखा रहे हैं, मतलब किसी को आप वॉकिंग सिखा रहे हो, कोऑर्डिनेशन की दिक्कत है, आप कोऑर्डिनेशन की ट्रेनिंग करा रहे हो, तो उस कंडीशन क्या करोगे, उसको आप ध्यान दो, आप कहोगे पैर दूर दूर रखिए और स्टेप बराबर से रखिए, नहीं तो ऐसे ना रखिए मतलब सटा के चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है तो पैर टकरा जाएंगे या वो डिसबैलेंस में गिर जाएगा। द स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली पोजीशन, ये छोड़ दो, ये तो याद कर देना, इसको याद करनी चाहिए। अब आता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम रिजल्ट्स व्हेन द फोर्सेस एक्टिंग अपॉन ए बॉडी आर परफेक्टली बैलेंस्ड एंड द बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसका मतलब समझ आया इक्विलिब्रियम क्या होता है? क्या बोल रहे हैं? अगर हम सीसो की बात करें तो अगर दोनों तरफ से सेम फोर्स कर रहा है और सेम वेलोसिटी पे है, वो दोनों की चीज बैलेंस रहेगी। ठीक है, और कोई एग्जांपल उसका इसके अलावा? सीसो तो सिंपल एग्जांपल है, ये दोनों बराबर है। और क्या एग्जांपल, जैसे अब ये मान लीजिए हमने छोटी बॉल रखी है, हाँ नहीं मैं ये कह रहा हूँ, जैसे भी ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें एक वेट कम है एक वेट ज़्यादा है, ठीक है, तो यहाँ इक्विलिब्रियम कैसे बनेगा? ये तो तुम देखो गिर जाएगा जब वेट ज़्यादा है, तो कैसे बनेगा? हाँ, नीचे जो ये है इसकी पोजीशन जब बदली, बैलेंस बना दिया, एक जगह कोई ऐसी आएगी जब दोनों रुक जाएंगे, नहीं है ना, वो हमारा हुआ इक्विलिब्रियम। मतलब कि इक्विलिब्रियम रिजल्ट्स व्हेन द फोर्सेस एक्टिंग अपॉन द बॉडी, मतलब जब फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट कर रही है, काम कर रही है, आर परफेक्टली बैलेंस्ड, ठीक है, फोर्स इस तरह से काम कर रही है कि वो पूरी बॉडी को उसने बैलेंस कर दिया, चाहे कोई ऑब्जेक्ट हो या ह्यूमन बॉडी की बात करें, एंड द बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मान लीजिए कोई बॉल आपने फेंक दी, वो एक नॉर्मल स्पीड में जा रही है, ठीक है, तो उसका इक्विलिब्रियम फिक्स हो जाएगा कि वो एक नॉर्मल स्पीड चल रही है, लेकिन जब बैलेंस एंड द बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट, मान लीजिए रेस्ट पोजीशन में है कोई चीज, मान लीजिए कोई चेयर रखी हुई है, तो उसका इक्विलिब्रियम कैसे होगा? क्योंकि इस पर जो फोर्स लग रही है वो एक जगह पे, जो ऊपर बात देखिए, रिजल्ट्स व्हेन द फोर्सेस एक्टिंग अपॉन द बॉडी आर परफेक्टली बैलेंस्ड। जब कोई सामान रखा हुआ है उसका जो फोर्स लग रहा है वो बैलेंस हो गया ना, तो हिलेगा नहीं, वहाँ गिरेगा नहीं, ठीक है। जैसे हम खड़े हैं, हमारा क्या बैलेंस जो है फिक्स हो गया, हम गिरेंगे नहीं, वही बात है। तो जब कोई फोर्स जो काम करिए एक्टिंग अपॉन द बॉडी आर परफेक्टली बैलेंस्ड, अब ये बैलेंस गड़बड़ हो जाए, कैसे गड़बड़ होगा? मान लीजिए मेरे एक पैर में चोट लगी है या मेरा पैर वीक है, क्या हुआ, ये हो जाएगा, हम गिर जाएंगे। लेकिन अब जब दोनों खड़े हैं, दोनों पैर की पावर बराबर है, हाथ की पावर बराबर है, पूरी बॉडी की अलाइनमेंट ठीक है, तो हम नॉर्मल खड़े हैं। लेकिन अगर बॉडी में कोई भी चीज़ डिस्टर्ब हो गई, चाहे वो पैर में दिक्कत हो, एंकल में दिक्कत हो, कमर में दिक्कत हो, है ना, तो क्या होगा? खड़े हो पाएंगे या तो टेढ़े खड़े होंगे या गिर जाएंगे, इस तरह की होगी ना पोजीशन। तो इक्विलिब्रियम का मतलब यही होता है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल, ये तीन तरह के होते हैं, स्टेबल होते हैं, अनस्टेबल होते हैं और न्यूट्रल होते हैं। स्टेबल की बात करते हैं, इफ द फोर्स
acting upon a body at rest tend to restore it to its original position after it has been displaced. The body is said to be in stable equilibrium. For example, look on a table, chair on the floor. स्टेबल का मतलब कोई चीज़ एक जगह रखी हुई है तो फिक्स है ना, उसको जो फोर्स लग रहा है फिक्स हो गया, तो वो उसे बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट आपका आता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसमें क्या होगा, इफ ए बॉडी इज गिवन एन इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एंड द फोर्सेस एक्टिंग अपॉन इट इंक्रीज दिस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट हाउएवर स्मॉल द लेटर मे बी द बॉडी इज सेड टू बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एग्जांपल क्या होगा, पेंसिल स्टैंडिंग ऑन इट्स पॉइंट, ठीक है, इस पेंसिल का पॉइंट पे रख दो या दोस्त पे आप खड़े हो इस तरह से, ये क्या आएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बहुत आप ही खड़े हो ऐसे दोस्त पे कितने खड़े हो तो आएगा अनस्टेबल। अंतर समझ गए, स्टेबल अनस्टेबल में। स्टेबल मतलब जैसे नॉर्मल खड़े हो, अनस्टेबल मतलब क्लोज पे खड़े हो। दोनों में अंतर आएगा। अगर आपको भी कहा है क्लोज पे खड़े हो जाइए या नॉर्मल खड़े जाइए, दोनों में अंतर आएगा कि नहीं आएगा। दोस्त पे आप शायद 5 मिनट खड़े हो, ऐसे तो आपको आधा घंटा 1 घंटा खड़े हो। फिर आता है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या हो रही है कुछ बात पूछना चाह रहे थे? अच्छा static equilibrium is the combined effect of all the forces acting on a body is zero and the body is in the state of rest, then equilibrium is termed as the static equilibrium। समझ गए? जैसे कि कोई भी स्टेशनरी बॉडी मतलब कोई भी चीज जो स्थिर है, रखी हुई है, रुकी हुई है, वो आएगी आपकी स्टैटिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक में आएगा व्हेन बॉडी इज इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन and the resultant the force acting upon it is zero, then it is said to be dynamic equilibrium। jump by using parachute, जैसे कोई चीज एक नॉर्मल स्पीड पर चल रही है, ठीक है, तो वो आएगा आपके डायनेमिक इक्विलिब्रियम। चाहे वो पैराशूट से कोई गिर रहा है एक नॉर्मल स्पीड पर नीचे आ रहा है, या साइकिलिंग कर रहे हो एक नॉर्मल स्पीड पर आप चल रहे हो सेम स्पीड, तो वो आएगा आपका डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो आप इक्विलिब्रियम आपका मेंटेन होगा। अब इसके बाद प्लेन एंड एक्सिस, जो आप पहले पढ़ चुके हो। अब बताइए प्लेन क्या होता है। जो नहीं पढ़ा तो मैं बता दिया, जो पढ़ा है वो बताइए प्लेन क्या होता है। एग्जाम दे क्या होगा? प्लेन क्या होता है अतुल? प्लेन सर 3 टाइप्स होते हैं, सजाइटल, ट्रांसवर्स। सही बता रहा हूँ, सजाइटल और क्या होता है? ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स और एक और होता है ना और सर एक सजाइटल फ्रंटल और ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टल, ठीक है। 3 तरह के होते हैं। इनका क्या रोल है बॉडी में? सजाइटल बॉडी को लेफ्ट और राइट पार्ट में डिवाइड करती है, ट्रांसवर्स जो होता है अपर एंड लोअर में करता है, ठीक है। फ्रंटल अपर साइड फ्रंट अपर एंटीरियर पोस्टीरियर, ठीक है। फ्रंट बैक बोल सकते हो, और एंटीरियर पोस्टीरियर मेडिकल का होता है एंटीरियर पोस्टीरियर, ठीक है। ये हुई प्लेन की बात। प्लेन का क्या रोल है बॉडी में? ये तो क्या प्लेन के बता दिया, प्लेन होता है क्या, टाइप्स क्या होते हैं, इसका रोल क्या है? नहीं वो तो समझ गया, रोल क्या है इसका? कोई बेसिक इसका कॉन्सेप्ट है कि क्यों हम लोग प्लेन पढ़ क्यों रहे हैं, इसका मतलब क्या पढ़ने का? फालतू तो पढ़ाते हैं, तो मतलब है पढ़ने का प्लेन। अगर बॉडी में यूज ही नहीं पढ़ने का क्या फायदा? कुछ तो यूज होगा नहीं, याद रखो क्या यूज। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यार, अगर आप थोड़ा दिमाग को जोड़ डाल के याद आ जाएगा। और भी बताया था
सर जैसे किस एंगल से देख रहा है सर, साइड किस रीज़न से देख पा रहा है, मतलब किस तरह से देख रहा है, किस साइड से देख रहा है उसको डिटर्मिनेशन करने के लिए। हाँ उस पर ठीक है। मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है प्लेन पढ़ने का, वो क्या है मैं बताऊँ आपको नहीं बता पाऊँ, मुझे लगा सब भूल गया, छुट्टी बना लिखो। एंगल बता रहा है, कोई भी किसी चीज़ का एंगल अगर पता करना है कुछ उसके अकॉर्डिंग, लेकिन जो बेसिक होता है कोई भी बॉडी का मूवमेंट हो रहा है तो प्लेन में होता है कि नहीं बताया था, नहीं बताया ये मत कहना नहीं बताया। फ्लेक्शन बताया था कि सैजिटल प्लेन में होता है, नहीं बताया। एब्डक्शन किस में होता है, फ्रंटल प्लेन में होता है, बताया था नहीं बताया। बताओ ये मीडियल और लेटरल किस में होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है, नहीं बताया, बताया था ना। तो प्लेन पढ़ने का मतलब बेसिक यही है कि जितने भी मूवमेंट आपके हो रहे हैं वो किसी न किसी प्लेन में हो रहे हैं, ठीक है, समझ आया? भूलिए मत, बेसिक नहीं आएगा तो फिर आगे भी दिक्कत होगी। सर इसकी पीडीएफ मिलेगा क्या सर, ये पीडीएफ मिलेगा भेज दो ना, anatomical position is the anatomical neutral position is standing upright, तो आपको पता ही होगा सबको, पता है ना। Legs together, knees straight, toes pointing forward, arms by the side, palms facing forward, ठीक है। फिजियोथेरेपी क्या होती है, डेफिनेशन पता है? फिजियोथेरेपी पढ़ रहे हो आप लोग, क्या होता है फिजियोथेरेपी, डेफिनेशन क्या है? आप कहीं जाओगे तो पूछेगा आप किस चीज़ का कोर्स कर रहे हो, आप लोग फिजियोथेरेपी की पढ़ाई कर रहे हो या कर रहा हूँ, ठीक है, तो पूछेगा कि इसमें होता क्या है, तो क्या बताओ? जिसको भी जैसे जो फिजिकल प्रॉब्लम है उसको ट्रीट करना, उसको थेरेपी से सही करना विदाउट एनी मेडिकेशन। तो एक प्रॉपर वो बताऊँ तो पूरा क्या बनेगा। अब मान लीजिए वहाँ नेहा थी खाली, ये नहीं थी, मेरा बात भूल जाता हूँ, प्रकृति, तो आपने आधा आंसर दिया, आधा इन्होंने दे दिया। अब दो लोग वहाँ नहीं मौजूद हो तो आधा आंसर देके काम चलेगा। जब प्रकृति खाली मौजूद थी आप नहीं थे, तो कोई एक मुझे पूरा आंसर होता है, पूरा एक सेंटेंस या डेफिनेशन जो भी बनती है क्या बनती है। Physiotherapy will treat people with physical abnormalities or problems without any medication. ठीक है, और कोई बताए? Without any medication, with the help of exercise, therapy and electrotherapy, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इतना हो रहा है तो आपकी डेफिनेशन पूरी हो जाएगी। तो क्या ट्रीटमेंट दे कैसे रहे हो, अगर मेडिकेशन नहीं दे रहे हो, एक्सरसाइज नहीं करा रहे हो, इलेक्ट्रोथेरेपी तो कैसे कर रहे हो, ऐसे ही कुछ जादू से रुपया नहीं घुमाते। तो पूरी डेफिनेशन आपकी ये बनेगी, उसमें आपको ये भी बोलना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ गया? कहाँ पे थे? एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ विजन, आगे बढ़ते हैं। द बॉडी परफॉर्म मूवमेंट थ्रू ए प्लेन एंड अराउंड इट एक्सिस। जो भी मैंने बताया, कोई भी बॉडी का जो मूवमेंट होता है प्लेन और एक्सिस में होता है। प्लेन क्या है? प्लेन इज एन इमेजिनरी फ्लैट सरफेस अराउंड विद ए मूवमेंट टेक्स प्लेस। प्लेन क्या होता है? एक फ्लैट स्पेस होता है ना, सरफेस सॉरी, जो क्या करता है, जो इमेजिनरी सरफेस होता है, जो कि मूवमेंट जहाँ पे टेक प्लेस हो रहा है, मतलब मूवमेंट जहाँ पे हो रहा है, जैसे सैजिटल प्लेन, कोरोनल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक्सिस क्या है? एन एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन। यहाँ क्या था? सरफेस था, ठीक है, यहाँ पे लाइन आ गई। दोनों में डिफरेंस क्या? प्लेन एक्सिस में, प्लेन में क्या है, सरफेस यूज कर रहे हैं, जैसे तो काट रहा है बॉडी को, एक सरफेस जैसा दिख रहा है ना पूरा। लाइन में क्या है? एक एक्सिस में लाइन, एक इमेजिनरी लाइन होगी अबाउट विच द बॉडी और लिम्स रोटेट्स, सैजिटल एक्सिस, कोरोनल एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस। नाम तीनों का सेम है, लेकिन बस अंतर क्या है, इसमें सरफेस है और उसमें लाइन है, ठीक है। सैजिटल प्लेन आप समझी गए? कोई कंफ्यूजन है इसमें? जिसको कंफ्यूजन एक बार पढ़ ले, देख ले,
कंफ्यूजन लग रहा है किसी को? A vertical plane of a body which passes from front to rear, dividing the body into two symmetrical halves. इसका मतलब समझिए, symmetrical halves मतलब equal, ना? A sagittal plane is an anatomical plane which divides the body into right and left part. दो पार्ट में डिवाइड करती है, लेफ्ट और राइट। ये हो गया sagittal plane। फिर आता है आपका मूवमेंट इन sagittal plane, जो मैं बता रहा था कि क्या रोल है प्लेन का। तो ये रोल है आपका, देखिए बाइसेप्स कर्ल्स करते हैं, वो किसमें हो रहा है आपका sagittal plane। स्क्वाट्स, वॉकिंग, रनिंग, वर्टिकल जंप, क्लाइंबिंग स्टेयर्स, डॉर्सिफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, ये सारे मूवमेंट जो हो रहा है आपके, ये जो भी एक्टिविटी हो रही है किसमें हो रही है, sagittal plane में हो रही है। ठीक है, जब कोई मूवमेंट हो रहा है sagittal plane में कैसे हो रहा है, हाथ क्यों नहीं उठाया आपने, फ्लेक्शन या एक्सटेंशन, ये आपका हो रहा है sagittal में। समझ में आ रहा है यहाँ पे? ठीक है, ये डॉर्सिफ्लेक्शन है, प्लांटर फ्लेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बैक फ्लिप, ये सब आपका sagittal plane में हो रहा है। फिर आता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसको भी समझ लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होता है? Any horizontal plane of the body which is parallel to diaphragm is called transverse plane or horizontal plane. ठीक है, the transverse plane also called the horizontal plane, axial plane or transaxial plane. This is an imaginary plane that divides the body into superior and inferior part. It is perpendicular to the horizontal sagittal plane. इसके perpendicular होता है ना, ठीक है, बीच से काट रहा है। टाइम कितना हो गया? 56। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से मूवमेंट आ रहे हैं देखो आप। सुपिनेशन, प्रोनेशन। सुपिनेशन कैसे होता है? ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे होता है। सुपिनेशन को कैसे बताओगे, कैसे बताओगे? बता सही ना, बता तरीका। आप मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हो तो कुछ तो ध्यान रखो, तो पोजीशन बताओ ना। सुपिनेशन, प्रोनेशन, सुपिनेशन, प्रोनेशन, ये कोई बताने का तरीका है? थोड़ा सा ध्यान रखिए इस चीज का। सुपिनेशन, प्रोनेशन, रिट्रैक्शन, प्रोट्रैक्शन, हॉरिजॉन्टल एब्डक्शन, हॉरिजॉन्टल एडक्शन, ठीक है, ऑल काइंड ऑफ रोटेशन। जितने रोटेशन सारे सब आपके आ रहे हैं इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन। कहाँ पे होता है, जॉइंट में होता है प्रोट्रैक्शन। नहीं पता है आप तो यही बोल रहे हैं। मैंने कहा जब नहीं बताया तो उसके बाद दूसरा नहीं बोला, प्लेन नहीं बताया था ना। अब कह रहे हो कि ये प्रोटेक्शन नहीं बताया। सारे मूवमेंट की बारी खड़ा करके आप बताया था मैंने। किस जॉइंट में होता है ये बता दो, कहाँ पे होता है? शोल्डर। शोल्डर वो सही बता रहे, गलत बता क्या था? बताओ कैसे? सर ऊपर को मतलब करेंगे तो प्रोटेक्शन और नीचे को डाउन आएंगे तो रिट्रैक्शन। ठीक है, आप बताओ क्या बता? कौन बता? वो एलिवेशन डिप्रेशन जो आपका, एलिवेशन डिप्रेशन, ऊपर करना एलिवेशन हो गया, डिप्रेशन हो गया। प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन कैसे हो? अभी नहीं आता है, इतना लिमिटेड है नहीं बस। रिस्ट में होता है, मतलब इतना हिंट देने के बाद मिल सकता है।
अतुल ने बताया, सही बताया, शोल्डर जॉइंट पे होता है। ये तो बताया तो एलिवेशन डिप्रेशन है ये, एलिवेशन डिप्रेशन। याद आया? बताया तो नहीं बताया? क्या तो नहीं बताया? बंद कर दो।